नमस्ते आप सभी लोगों को। एक बार पुनः स्वागत है समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। भारत रूस संबंध को लेकर के है। और इसमें भारत रूस का वर्तमान संबंध कैसा है, इसमें चुनौतियां क्या हैं, ये सब चीज़ों की हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ। तो आइए आज की परिचर्चा को देखते हैं। भारत रूस संबंध, चुनौतियां एवं महत्व, ये हमारा टॉपिक है। और इसमें आप ये सबसे पहले जान लीजिए कि भारत और रूस के संबंध अतीत में कैसे थे। तो अतीत में संबंध जानने के लिए एक छोटा सा आपको हम परिचय दे रहे हैं कि रूस भारत का पुराना एवं समय की कसौटी पर परखा हुआ मित्र देश है। मतलब पुराना तो है ही, समय की कसौटी पर परखा हुआ मित्र देश है। 1947 में ही रूस और भारत ने आधिकारिक तौर पर दिल्ली और मॉस्को में मिशन स्थापित करने का फैसला लेते हैं। मतलब ये हमारा पुराना मित्र है और बहुत ही विश्वसनीय मित्र है। और हमारे इसके संबंध कब से हैं? तो जब हम आजाद होते हैं तभी से हैं। तो वही इसमें कहा जा रहा है। अब अगर फिर आगे देखिए तो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं पर सोवियत यूनियन मॉडल की स्पष्ट छाप दिखती है। मतलब जो हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, जो अभी अ, बंद कर दी गई हैं, उसके तहत नीति आयोग आया और वो दूसरी तरीके से योजनाएं चला रहा है। लेकिन जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो हमारी चली, उस पे जो है सोवियत मॉडल का ही प्रभाव था। तो भारत इतना इंस्पायर था रूस की आर्थिक प्रणाली से, वो आप दिखा दीजिए। फिर कठिन समय, चाहे वह संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे को लेकर वीटो करना, या 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में रूस का भारत के साथ खड़ा रहना। मतलब कि जब भी जैसे कश्मीर का एक मुद्दा आप सब जान ही रहे होंगे कि उसमें जब वो सुरक्षा परिषद में जाता है, तो वहाँ हमारी तरफ से केवल केवल एकमात्र मित्र हमारा जो है वो रूस हमारा सहयोग करता है। और इस तरीके से सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे को लेकर के हम जो है, जो बैक फुट पे थे वो फ्रंट फुट पे आते हैं। दूसरी चीज, भारत पाकिस्तान में जो 1971 का जो युद्ध हुआ था, उसमें रूस ने हमारी बहुत सहायता करी थी। तो क्यों परखा हुआ मित्र है? तो यही सब जो कारण है कि भाई उसने जो है बहुत सी चीजें हमारे साथ सहयोग किया, आर्थिक सामरिक। तो वही आपको यहाँ दिखा देना है। फिर वर्तमान समय में भी रूस द्वारा सुरक्षा परिषद में यौन परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर रहा है। मतलब ये जो मित्रता है, ये वही है कि ये मित्रता हम नहीं छोड़ेंगे। तो आज भी कहीं न कहीं रूस जो है उसको निभा रहा है। और यही कारण है कि जो सुरक्षा परिषद में जब स्थायी सदस्यता की बात होती है, तो हमारे लिए जो है रूस रेड कारपेट बिछा के स्वागत करता है कि भाई भारत आए, इसमें भारत इसका सदस्य बने। एनएसजी में भी वो चाहता है कि भारत आए। तो ऐसे हमारे संबंध रहे हैं भारत और रूस के, अतीत में और प्रेजेंट टाइम में। अब आगे फिर अगला देखते हैं कि अगले पॉइंट में क्या है। भारत रूस सहयोग के क्षेत्र, वो तो हमारे संबंध थे जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि भारत और रूस जो है वो आखिर इतना घनिष्ठ मित्र यदि बने हुए हैं, चले आ रहे हैं, तो उसके पीछे का क्या कारण है। तो देखिए, अगर कहीं न कहीं आपसे दूसरे का लाभ नहीं हो रहा है, आप दूसरे के लिए लाभदायक नहीं है और दूसरा आपके लिए लाभदायक नहीं है, तो वो संबंध बहुत दीर्घकालिक तौर पे नहीं चलता है। तो वही सब कारण है। तो उन्हीं सब संबंधों की यहाँ हम पड़ताल करेंगे कि भारत और रूस के बीच क्या ऐसे संबंध हैं कि जो गर्मजोशी 1947 में हमारे नीति नियंताओं ने प्रारंभ की थी, वो आज भी शाश्वत जारी है। तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो है राजनीतिक संबंध। सोवियत संघ के विभाजन के बाद
भारत रूस मैत्री संधि 1993 में हस्ताक्षर हुए। दिसंबर 2010 तक आते आते दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त राजनीतिक साझेदारी के स्तर को उन्नत किया गया। मतलब जैसे ही रूस का विघटन होता है तो 1993 में ही हम क्या करते हैं कि भारत रूस मैत्री संधि करते हैं। तो ये हमारे जो राजनीतिक संबंध के तहत है। फिर दूसरा हम क्या कर रहे हैं कि भारत एवं रूस के बीच अब तक 21 द्विपक्षीय शिखर सम्मेलनों का आयोजन हो चुका है। मतलब द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन उसे कहते हैं कि जब दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष बारी बारी से एक दूसरे के देश में जाते हैं और अपने आर्थिक सामरिक हितों की चर्चा करते हैं, रणनीतियां बनाते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया है कि 1993 के बाद 21 बार हमने इस तरीके की बैठकें करी हैं, जो हमारे संबंध को दर्शा रहा है, राजनीतिक संबंध को। दोनों देशों के बीच 2+2 वार्ता में रक्षा एवं सैन्य में जुड़े समझौते भी हुए हैं। मतलब ये जो 2+2 वार्ता है वो हम रूस के साथ भी कर रहे हैं। कई ऐसे देश हैं जैसे अमेरिका हुआ, जापान के भी साथ हम +2 वार्ता कर रहे हैं। तो वही जो है यहाँ रूस के साथ भी हम ये इस समझौते के तहत जुड़े हुए हैं। फिर अब रक्षा सहयोग देखिए, जो सबसे ही महत्वपूर्ण संबंध है भारत और रूस के बीच, वो रक्षा सहयोग को लेकर के है। और इसकी नजाकत आप एक आंकड़े से समझिए कि वर्ष 2016 से 2020 के बीच भारत ने अपने रक्षा आयात का 49% रूस के साथ किया। मतलब हमने जितने भी रक्षा सौदे किए उसका 49% किसके साथ हमारा था? रूस के साथ। हालांकि इसमें कुछ गिरावट आई है, एक समय तो हम 70% तक भी रूस के साथ कर रहे थे। तो ये फिर भी भाई अभी भी करीब करीब आधा हम अपनी रक्षा की चीजों को लेकर के रूस पर निर्भर हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, वो आप दिखा दीजिए। और रक्षा के तहत हम कर क्या रहे हैं? तो आपने बहुत सुना होगा ब्रह्मोस मिसाइल, पीटी में खूब लगाया होगा कि इसकी मारक रेंज क्या है, इसमें ब्रह्मोस में कौन कौन सी नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र और मस्कोवा कैसे। तो वो सब तो पीटी का फैक्टर था। तो वही ब्रह्मोस मिसाइल के उन्नतीकरण के तहत प्रयास किया जा रहा है। सुखोई SU-30 कार्यक्रम, ये बेसिकली फाइटर जेट हैं, उनकी बात हो रही है। फिर जो है हम रूस के साथ 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को प्राप्त करने की दिशा में भी हमारी बातचीत चल रही है। साथ ही साथ T-90 टैंक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टैंक है, इसकी भी हम खरीदारी रूस से कर रहे हैं। और अभी हाल ही में अमेरिका के विरोध के बावजूद हमने जो है S-400 मिसाइल, जो एक डिफेंस सिस्टम है, उसको खरीदा है, जो बहुत ही कारगर है, बहुत ही सटीक है। तो कहीं न कहीं अभी भी हम रक्षा के क्षेत्र पर रूस पर अत्यधिक निर्भर हैं। तो इस स्लाइड में हमने राजनीतिक संबंध, रक्षा सहयोग को दिखाया है। अब आगे देखिए आर्थिक सहयोग। वर्ष 2014 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 9.5 मतलब 9.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसे 2025 में 30 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब जो हमारा रक्षा व्यापार 2014 में 9.5 बिलियन डॉलर के करीब था, उसे हमको 2025 तक बढ़ा के कहां तक ले जाना है? तो 30 बिलियन डॉलर तक ये रखा गया है। तो ये कि बहुत ही आकांक्षी लक्ष्य है। फिर आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच वर्ष 2019 में नई दिल्ली में भारत रूस रणनीतिक आर्थिक वार्ता के दूसरे चरण का आयोजन हुआ। मतलब अगर ये जो 2025 तक 30 बिलियन डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का जो लक्ष्य रखा गया है, तो वो केवल हवाई नहीं है, उसके लिए सरकारें प्रयास कर रही हैं। और उसी के तहत 2019 में भारत रूस रणनीतिक आर्थिक वार्ता के दूसरे चरण का आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया, ये आप दिखा दीजिए। फिर भारत रूस को मुख्यतः विविध विनिर्माण वस्तुएं, लौह इस्पात, चाय, कॉफी, तंबाकू आदि का निर्यात करता है। मतलब
भारत को जो है वो रूस क्या निर्यात करता है, तो विविध विनिर्माण वस्तुएं, लौह इस्पात, चाय, कॉफी, तंबाकू आदि को निर्यात, जबकि भारत रूस से प्राप्त क्या करता है, तो रक्षा उपकरण, उर्वरक, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, स्टील या हीरे का आयात करता है। तो ये हमारे आयात निर्यात की वस्तुएं हैं, आप यहाँ देख लीजिए। फिर अमेरिकी एवं यूरोपीय संघ द्वारा आरोपित प्रतिबंधों के बावजूद भी भारत जो है रूस से कच्चे तेल एवं उर्वरक का आयात कर रहा है। अभी आपने बहुत ही वो चर्चित हमारे विदेश मंत्री का वो स्टेटमेंट देखा होगा कि जब उनसे फॉरेन मीडिया ने पूछा कि भाई आप रूस के साथ इस तरीके से आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाह रहे हैं कि भारत जो है रूस के साथ तेल का आयात करे या प्राकृतिक गैस खरीदे। तो और उनका ये लॉजिक है कि क्योंकि उस पैसे का जो उपयोग रूस जो है यूक्रेन युद्ध में कर रहा है, उससे बहुत ज्यादा नरसंहार कर रहा है, तो आपको उससे पीछे हट जाना चाहिए। तो हमारे जयशंकर जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई जितना हम कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा तो यूरोपीय देश कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो है रूस के संबंध को दर्शा रहे हैं। और इस जो ये जो प्रक्रिया है जो अभी हमने तेल आयात करना शुरू किया, इसका भारत को बहुत ज्यादा लाभ भी हुआ है। इस कोविड के बाद चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था भी थोड़ा सा सहमी सिकुड़ी सी चल रही थी, तो कहीं न कहीं यदि रूस को फायदा हुआ तो रूस से कहीं ज्यादा फायदा जो है वो भारत को हुआ है। तो ये सब चीजें आर्थिक सहयोग के तहत दिखा दीजिए। फिर देखिए अगला सहयोग हम रूस से क्या कर रहे हैं, या रूस हमारे साथ क्या कर रहा है, अंतरिक्ष में सहयोग। भारत रूस का अंतरिक्ष सहयोग 4 दशक पुराना है। मतलब हम 4 दशक पुराने अंतरिक्ष के भागीदार हैं, पार्टनर हैं। 1975 में स्थापित भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट रूस के सहयोग से ही प्रक्षेपित किया गया था। मतलब जो हमारा अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो हमारा एक दूसरे से जो संबंध है वो 4 दशक पुराना है। और जो भारत का पहला, जो आप लोगों ने पीटे में खूब पढ़ा होगा कि कब प्रक्षेपित किया गया था, तो 1975 में कौन सा था, आर्यभट्ट, तो वो रूस के सहयोग से ही प्रक्षेपित किया गया था। वर्तमान में भी दोनों देशों के बीच सहयोग जारी है। और ये जो 4 दशक पुराना जो संबंध है ये वर्तमान में भी जारी है। कैसे जारी है, तो उसके तहत देखिए कि उपग्रह नेविगेशन आधारित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग हेतु सीडैक, ये जो भारतीय संस्था है पुणे में स्थापित सीडैक पुणे, और ग्लोनास के बीच समझौता है। मतलब उपग्रह नेविगेशन आधारित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। तो पहला तो यही है। दूसरा क्या है कि भारत की गगनयान मिशन में भी इसरो एवं रासकॉस्मोस जो रूसी अंतरिक्ष एजेंसी है के बीच समझौता है कि भारत जो अपना गगनयान मिशन जो प्रारंभ कर रहा है, जिसके तहत वो काम कर रहा है, तो उसमें भी जो है रूस जो है हमारा जो है वो पार्टनर है। फिर चंद्रयान 2 मिशन में भी रूस की भागीदारी थी। देखिए जो चंद्रयान 2 मिशन गया था, हालांकि वो अनफॉर्चुनेट पूरी तरीके से सफल नहीं रहा, लेकिन उसमें भी जो है वो रूस की भागीदारी थी। फिर रूस ने ही भारत को क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी प्रदान की थी। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो रूस है उसने ही जो है भारत को क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी, ये ऐसी प्रौद्योगिकी होती है कि जिसमें बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, और जो भी हमारे सैटेलाइट भेजे जाते हैं वो इसी प्रौद्योगिकी के तहत भेजे जाते हैं। तो वही है कि वो हमारे पास पहले ही क्षमता नहीं थी, कहीं न कहीं रूस के ही सहयोग से हमने इसको विकसित किया है। तो आप इसको दिखा दीजिए। फिर इसके अतिरिक्त दोनों देशों के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के तहत सुपर कंप्यूटर, मतलब अब हम साइंस टेक के तहत क्या कर रहे हैं, सुपर कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर, आईटी आदि क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विकास के लिए रूस द्वारा तमिलनाडु के कुडनकुलम में परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया है। मतलब परमाणु ऊर्जा में तो जो तमिलनाडु का जो कुडनकुलम पावर प्रोजेक्ट है वो रूस के ही सहयोग से संचालित हो रहा है। पीटी में आप लोगों ने खूब लगाया होगा। तो यही है, आप इसको दिखा दीजिए। तो
हम रक्षा क्षेत्र में, फिर अंतरिक्ष के क्षेत्र में, राजनैतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, ये सब क्षेत्रों में, साइंस टेक के क्षेत्र में क्या प्रयास कर रहे हैं, एक दूसरे से हमारे संबंध कैसे हैं, वो आपने दिखा दिया। अब जो है फिर भी कुछ चुनौतियां उभर के आ रही हैं भारत और रूस के संबंधों को लेकर के। विद्वान ये मान रहे हैं कि नहीं, कुछ दोनों देशों के बीच वो पहले जैसी मित्रता नहीं रह गई है। भाई, हम जब छोटे थे, अभी मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से एक बार कहा था कि भारत के आप बच्चे बच्चे से पूछिए कि भारत का शाश्वत मित्र कौन है, भारत का सबसे पुराना सबसे परम मित्र कौन है, तो भारत का हर बच्चा कहेगा कि रूस। तो ये उन्होंने सही कहा। हम लोग भी जब छोटे थे तो हम लोगों से भी पूछा जाता था कि भारत का मित्र देश कौन सा है, तो रूस है। और जब रूस को कोई उपलब्धि मिलती थी तो ये लगता था कि नहीं, बहुत बढ़िया है, तो वो एक तरीके से लगता था कि वो उपलब्धि हमें मिल रही, क्योंकि वो हमारा बहुत ही परम मित्र रहा है। तो लेकिन आज हमारे और हमारे परम मित्र के बीच यदि कुछ समस्याएं हैं तो वो यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है कि क्या समस्याएं हैं। तो सबसे पहले, वर्तमान वैश्विक परिदृश्यों और आर्थिक हितों को देखते हुए भारत का अमेरिका के प्रति झुकाव बढ़ रहा है, जिससे भारत रूस संबंध प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि आप जान रहे हो कि वर्तमान में भारत जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। मतलब जो है, भारत की बहुत हद तक निर्भरता धीरे धीरे रूस से कम हो रही है। या ऐसे कह लें कि चूंकि भारत जब बहुत ज्यादा विकसित नहीं था तो रूस पे ज्यादा निर्भर था, रूस से बहुत सी चीजें लेता था, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, सारी चीजें। लेकिन आज चूंकि भारत की एजेंसियां खुद बहुत डेवलप कर गई हैं, भारत खुद आर्थिक सुपर पावर बन रहा है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में तो हमारी उपलब्धियां किसी से छिपी नहीं हैं। अभी तो हम लोग चंद्रयान तक का सफर कर लिए, सूर्य के सफर पे निकल चुके हैं। तो ये सब चीजों की वजह से क्या है कि अब हमें ऐसे पार्टनर की जरूरत है कि जो हमें कुछ और दे सके। तो और दे सकने की स्थिति में कहीं ना कहीं जो है वो रूस अब नहीं रह गया है, वो अमेरिका है। और इसीलिए जो है हमारा जो एक झुकाव है वो अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है। तो इससे स्वाभाविक है कि जो हमारा पुराना मित्र है, शाश्वत मित्र है, वो हमसे दूर जा रहा है। मतलब वही है कि चूंकि नया यार मिल रहा है तो पुराना छूट रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, भारत दोनों को बैलेंस करने का प्रयास कर रहा है, वो आगे हम बताएंगे किस तरीके से भारत उसको मेंटेन कर रहा है। लेकिन जो अभी के संबंधों में है, कहीं न कहीं ये समस्या है। फिर दूसरा, रूस, चीन और भारत के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ एक ट्रायंगल मतलब त्रिकोण बनाने का इच्छुक है, जिसे लेकर भारत उत्साहित नहीं है। देखिए, अगर आप मैप में देखेंगे तो सबसे ऊपर रूस है, फिर चाइना है, फिर नीचे भारत है। तो रूस का ये मानना था कि चूंकि हम लोग तीनों शक्तियां जो हैं अगर एक ग्रुप बना ले तो उससे जो है हम यूरोपीय देशों और अमेरिकी देशों को काउंटर कर सकते हैं। लेकिन भारत जो है इसको लेकर के बहुत उत्साह नहीं है, उत्सुक भी नहीं है, और भारत इसमें पड़ेगा भी नहीं। क्योंकि रही बात इसमें, चूंकि चाइना है, चाइना के साथ हमारे संबंध वैसे भी खराब है, और रूस की अभी वो क्षमता नहीं रह गई है। इसलिए कहीं ना कहीं भारत बैकफुट पे यहाँ है। तो वो भी रूस के लिए अच्छा नहीं लग रहा है रूस को। तो एक पॉइंट ये भी है। फिर इसी की वजह से भाई रूस ने कहा कि भारत से कि आइए हम लोग मिल करके एक त्रिकोण बनाते हैं। भारत ने बहुत ठंडा प्रतिक्रिया दिया, तो रूस ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो हम और देशों के साथ प्रयास करते हैं। और वो देश कौन से हैं? तुर्की, ईरान एवं पाकिस्तान के साथ संबंधों में सुधार हुआ है। और यही कारण है कि जैसे जैसे हम पश्चिमी देशों और अमेरिका की तरफ बढ़ रहे हैं, रूस से जो है हमारे जो संबंध है, एक समय था कि रूस जो है पाकिस्तान का खुल के विरोध करता था, हर मोर्चे पे विरोध करता था। 71 में तो हमको काफी हद तक सहयोग भी दिया। लेकिन आज क्या है कि भारत की अमेरिका की तरफ जाने की वजह से कहीं न कहीं जो है पाकिस्तान, ईरान, तुर्की जैसे जो देश हैं, जो तुर्की भी भारत का एक तरीके से विरोधी करता रहता है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे, उसको लेकर के, कश्मीर को लेकर के। हालांकि तुर्की का अपना इशू है, उसको तो अभी भी वो दिखता है कि हम जो है एक इस्लामिक हेड बनने की उसकी जो एक महत्वाकांक्षा है तो वो उसके तहत करता है। लेकिन कहीं न कहीं ये सब चीज़ें जो है वो
इनको जो है रूस के करीब ला रही हैं, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान को। इससे जो है भारत जो है काफी नाराज हो रहा है, अंदर अंदर इसको भी इस चीज की तकलीफ है कि ये हमारा मित्र होके क्या कर रहा है। तो ये सारी समस्याएं हैं। फिर आगे देखिए, रूस ने क्वाड गठबंधन की भी आलोचना की है, जिसे लेकर भारत काफी उत्साहित है। देखिए, एक क्वाड गठबंधन हुआ था जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, जापान, ये 4 देश थे। और क्योंकि ये इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, और इसको लेकर के जो है रूस जो है असहज महसूस करता है। और उसके असहज महसूस करने का ये कारण है कि जो रूस और अमेरिका की जो प्रतिद्वंद्विता थी वो कहीं न कहीं वो आज भी है। तो इसीलिए रूस ये नहीं चाहता कि भारत जो है ऐसे किसी हिस्से का, मतलब ऐसे किसी संगठन का वो सदस्य बने जो रूस के हितों के लिए अनुकूल ना हो। तो ये भी एक बड़ा मैटर है, और भारत इसको लेकर के काफी उत्साहित रहता है। हालांकि भारत के उत्साहित होने का कारण रूस नहीं है। देखिए, रूस से हमको कोई समस्या कभी नहीं रहा, न वर्तमान में है, और हमको लगता है भविष्य में भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि चीन की जो महत्वाकांक्षा है, जो चीन जिस तरीके से विस्तार कर रहा है, जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो वो बहुत जरूरी है ऐसे क्वाड जैसे सदस्यों के साथ, मतलब भारत एक गठजोड़ बनाए ऐसे देशों के साथ। तो ये भारत की एक अपनी मजबूरी है। फिर चीन रूस संबंध। देखिए, चीन रूस संबंध, अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते संबंधों में कहीं न कहीं चीन और रूस को करीब ला दिया है, जबकि भारत चीन संबंध बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि चूंकि हमारा जो झुकाव है, एक समय था कि चाइना और अमेरिका में बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो हम जो है रूस से हमारे बहुत बेहतर संबंध थे। लेकिन चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो है वो समय सापेक्ष बदलते रहते हैं, तो आज जो है भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे हो रहे हैं। और जो चाइना एक समय था कि अमेरिका से बहुत कुछ चीजें सीख कर, जान कर, वित्तीय सहायता लेकर के आगे बढ़ा, आज वो उसी को आंख दिखा रहा है। तो अमेरिका को भी लगा कि नहीं, अगर चीन को काउंटर करना है तो भारत का सहयोग जरूरी है। तो जो भारत और अमेरिका के बीच जो गठजोड़ बन रहा है, तो वो फिर चीन और रूस को करीब ला दे रहा है। तो वही इसमें कहा जा रहा है। और चीन और रूस का करीब आना, भाई चीन चूंकि हमारे लिए बहुत बड़ा सरदर्द है इस समय वर्तमान में, और ये हमेशा से रहा है। आप 62 में भी देख लीजिए, और चीन की विस्तारवादी नीति रही है, वो 5 फिंगर वाली उसका कॉन्सेप्ट है। उस तरीके से तो वो किसी को अपने आसपास किसी भी देश को तो वो एक समय के बाद वो मानेगा ही नहीं, उसको लगेगा कि सब हमारा है। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। अब इसमें फिर आगे की राह, मतलब आपने जो है चुनौतियों को दिखा दिया, तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए वो देख लीजिए। कि भारत को अमेरिका और रूस दोनों देशों के साथ संतुलन बनाए रखना चाहिए। मतलब कि सही बात है कि हमको जो है अमेरिका की जरूरत है, और हमको अमेरिका के तहत अपनी नीतियों को, अमेरिका को ध्यान में रख के नीतियां बनानी चाहिए। लेकिन हमको ये भी प्रयास करना चाहिए कि जो हमारा पुराना मित्र रूस है, उसकी भी हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगिता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वहां से भी हमारे बेहतर संबंध रहे। और भारत इस दिशा में प्रयास भी कर रहा है। जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनका कुछ स्टेटमेंट इधर आपने देखा भी होगा भाई, चाहे यूक्रेन के मुद्दे पे ही आप देख लीजिए, पश्चिमी देशों का किस स्तर तक का दबाव रहा कि भारत उसकी मुखालफत करे। लेकिन जो है भारत इसमें बहुत ही सधा और सामंजस्यपूर्ण वक्तव्य देकर, और बहुत ही अपने आप को एक तरीके से बहुत ही नपे तुले अंदाज में आगे बढ़ रहा है। मतलब वो ये बता रहा है कि हमारे लिए जितना अमेरिका महत्वपूर्ण है, उतना ही रूस महत्वपूर्ण है, कोई कम या ज्यादा नहीं है। तो वही है। फिर भारत रूस का पुराना एवं विश्वसनीय मित्र है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में उसने भारत का साथ दिया, जो मैंने पहले ही बताया था। फिर चीन जैसे विस्तारवादी पड़ोसी को संतुलित करने के लिए भी रूस से बेहतर संबंध स्थापित करना आवश्यक है। भाई अगर देखा जाए तो, अगर कहने को तो अमेरिका, हम लोग एक क्वाड की तरफ जुड़ रहे हैं, लेकिन अगर रूस
चीन के पक्ष मैटर पे हमारे पक्ष में आ जाता है, तो कहीं न कहीं वो ज़्यादा कारगर होगा बतौर अमेरिका या यूरोपीय देशों के सहयोग के बिना। क्योंकि अगर हमको अमेरिका या यूरोपीय देशों पे जो हमारी निर्भरता है वो बहुत विश्वसनीय नहीं रही है। यूरोप में एक फ्रांस ऐसा देश है या जर्मनी, ये दो तो ठीक है भारत के साथ अच्छा संबंध रख रहे हैं या उनसे हमको बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है, लेकिन अमेरिका पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेना, भाई अभी यूक्रेन को ही देख लीजिए कि उसने बहुत ज़्यादा विश्वास किया, उसको तो लग रहा था कि अमेरिका तो हमारी तरफ से लड़ने आ जाएगा, लेकिन पिट पिटा के रह जा रहे हैं। तो ऐसी दशा में अगर रूस का सहयोग हमको मिल जाता है तो चीन को नियंत्रित करने में हम काफ़ी सफल होंगे। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि चीन को नियंत्रित करने के लिए रूस की बहुत ज़रूरत है। तो इस दिशा में भी हमको बहुत बेहतर संबंध बनाने की जरूरत है। फिर मध्य एशियाई देशों और भारत के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में चीन सामाजिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। सर ये चीन नहीं होगा, ये रूस होगा, आप लोग सुधार लें यहाँ कि अभी जो हमारा पिछला वीडियो है यदि आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो मध्य एशिया के संबंधों पर ही है। तो आप देखेंगे जो मध्य एशिया की अवस्थिति है वो हमारे एकदम सर के ऊपर है, जिसमें कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जो तान करके देश हैं वो सब हैं। और वहां अगर हमको अपनी उपस्थिति बढ़ानी है तो उसके लिए भी क्या है, रूस बहुत ही सहायक है, बहुत उपयोगी है। फिर अगला जो है कि अभी भी भारत की रक्षा निर्भरता रूस पर है, साथ ही साथ ऊर्जा, अंतरिक्ष एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी रूस भारत का सहयोग कर रहा है। मतलब अभी भी यदि अमेरिका की हमको जरूरत है तो रूस भी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है हमारे रक्षा आयात का करीब करीब 50% यहीं से हो रहा है। साथ ही साथ ऊर्जा, जो मैंने आप पिछला स्लाइड में बताया है कि कुडनकुलम में जो पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं। फिर अंतरिक्ष में हमारा चंद्रयान-2 इसी के सहयोग से हुआ था। विज्ञान में भी हम आईटी के क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में या सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में या सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में जो चार है वो हमको रूस बहुत इजीली प्रदान कर रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो रूस के महत्व को बताती है और ये सिखाती है कि आप जो है अपने संबंधों को संतुलित करके चलिए। भारत को एक मैसेज भी देती है। फिर आप छोटा सा निष्कर्ष दे दीजिए कि इस प्रकार रूस वर्तमान में भी भारत के लिए प्रासंगिक है और भारत को इससे संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है, जो मैं शुरू से कहता चला आ रहा हूँ। वही एक छोटा सा निष्कर्ष। देखिए जो भूमिका और निष्कर्ष होता है किसी भी प्रश्न में, चूंकि जब मैं प्रश्न चेक करता हूँ तो बहुत से बच्चे कहते हैं, तो देखिए अगर आप जीएस के आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें भूमिका और निष्कर्ष लिखना तो जरूरी होता है, लेकिन वो बहुत बड़ा नहीं, बहुत विस्तृत नहीं, बहुत संक्षेप में, क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा मुख्य परीक्षा में टाइम नहीं रहता है कि आप बहुत लंबी चौड़ी भूमिका लिखें और उससे बहुत मार्क्स भी नहीं मिलते हैं, बहुत नंबर भी नहीं मिलते हैं। तो उसको बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षिप्त तरीके से लिखने की ज़रूरत है। तो ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक था। आगे आप लोग कुछ देख लें, बहुत ज़रूरी है। ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इससे जुड़िए। हम जो पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ तो आपको यहाँ मिल ही जाएगा। साथ ही यदि आप आंसर राइटिंग कर रहे हो और आप ये चाह रहे हैं कि सर जो है हमारे आंसर का मूल्यांकन कर दें, तो आप भेजिए पीडीएफ में, हम उसको चेक कर देंगे, उसमें जो कमी रहेगी वो बता देंगे। ये हमारे समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल है, इसे आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इसे आगे बढ़ाइए। और एक और स्लाइड है, आप लोग उसको भी देख लें। नहीं, बस इतना ही। हम इसमें ये कहेंगे कि जो शायद इसमें ऐड करना लोग भूल गए हैं, इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो पिछला स्लाइड है वो भारत और मध्य एशिया के संबंधों को लेकर के है। तो यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, नए दिन। जय हिंद, शुभकामनाएं आपको।